ये सरकार नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप सर आपके एंड पे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो रहे हैं एंड माहौल बन रहा है आपके एंड पे। आइए बच्चों, आर सी एम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 95। ठीक है, हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के दो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 93 एंड सेक्शन नंबर 94, और यही कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन है इन आईजीएसटी एक्ट 53 एंड 54। ओके, ये है रिवर्स चार्ज के। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वाला, ओला उबर वाला एग्जांपल, स्विगी वाला एग्जांपल, जो सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 और वही कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में कवर होता है बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम रिवर्स चार्ज के बारे में, सर सेक्शन नंबर 93 क्या बोलता है? वैसे में 93, 53 और 94, 54 में क्या लिखा है आपको मैं पहले बता चुका हूं बच्चों। जब मैंने जीएसटी शुरू किया था, लेवी पढ़ाया था मैंने आपको बेटा। एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको बेटा। ये रहा, कौन के केस में याद है कौन लायबल है? सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 3 बोलता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कि गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट के पास पावर है दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विसेज और बोथ। दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और नोटिफाई करके बोल देंगे क्या, इन नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ में रेसिपिएंट शैल बी लायबल टू पे जीएसटी to the government directly under reverse charge mechanism and recipient will be treated as if he is the person liable to pay GST to the government बेटा। और एट प्रेजेंट कुछ गुड्स भी नोटिफाइड है और एट प्रेजेंट कुछ सर्विसेज भी नोटिफाइड है। गुड्स की लिस्ट सीए में इंटर में आती है, जो अलग से बताऊंगा मैं आपको। सीए इंटर में केवल सर्विसेज की लिस्ट ही आती है बेटा। ओके, तो अभी हम सर्विसेज की लिस्ट देख रहे हैं। लिस्ट ऑफ सर्विसेज जहां पर रिवर्स चार्ज लगता है, सर गुड्स भी है पर सीए इंटर में पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा। पर इसका मतलब ये नहीं गुड्स है ही नहीं, गुड्स में भी रिवर्स चार्ज है, कुछ नोटिफाइड गुड्स में बेटा। ओके सर, मैंने एग्जांपल आपको दिया था क्या, डॉन के केस में कौन लायबल है। ओके सर, तो देयर आर सम इंडस्ट्रीज जहां बहुत तकलीफ थी, जहां गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं था कि सप्लायर से हम टैक्स ले ले, तो इस तरह की इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, आइडेंटिफाई किया और वहां बोल दिया क्या, रेसिपिएंट यू विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यार ये इंटेंट है। यहां पे क्या होगा, आप सर्विस सप्लायर को केवल वैल्यू ऑफ सप्लाई का अमाउंट पे करेंगे और उस पे जो जीएसटी का अमाउंट बनता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को ही पे करेंगे, रेसिपिएंट के। क्लियर? अब सर वो सारे केसेस कौन कौन से, वो सारी सर्विसेज कौन कौन सी जो नोटिफाई करी अंडर सेक्शन नंबर 93 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट और सेक्शन नंबर 53 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट देखते बेटा। हम सबसे पहला पढ़ रहे हैं हम क्या, जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। बहुत ही सुंदर पॉइंट है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रैक्टिकल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटा और एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत काम का पॉइंट होता है बेटा। जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अब ध्यान देना बेटा, जीटीए में क्या होता है सर, एक पर्सन होता है कंसाइनर जो गुड्स भेज रहा है, एक होता है कंसाइनी जो गुड्स रिसीव कर रहा है। अब सर इन दोनों में से एक पर्सन फ्रेट पे करता है, भाड़ा पे करता है, आपस में डिसाइड करते हैं कि फ्रेट पे कौन करेगा। तो मालिक जो पर्सन फ्रेट पे कर रहा है या फ्रेट पे करने के लिए लायबल है, आई रिपीट, जो पर्सन फ्रेट पे कर रहा है या फ्रेट पे करने के लिए लायबल है उसको बोलते हैं रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। भले वो कंसाइनर हो या कंसाइनी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टर को भाड़ा कौन देगा, जो पर्सन भाड़ा पे करने के लिए लायबल है या जो पर्सन भाड़ा पे कर रहा है उसको बोलते हैं रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। अब वो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन में से कोई एक है, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट जो फ्रेट पे कर रहा है वही टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पर जो फ्रेट पे कर रहा है उन 7 लोगों में से कोई और है, तो सर ऐसे केस में जीएसटी ही एग्जेम्प्ट है, नोबडी इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा। ओके, आई रिपीट, ये 7 लोग कौन है पढ़ लेंगे, 2 मिनट लगेंगे सर, पर पहले थीम को समझिए। जो फ्रेट पे कर रहा है या फ्रेट पे करने के लिए लायबल है वो अगर इन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन में से एक है, तो जो फ्रेट पे कर रहा है वही टैक्स पे करेगा, तो जीएसटी लगेगा। अदरवाइज 7 लोगों के अलावा कोई और लायबल है फ्रेट के लिए, तो जीएसटी ही एग्जेम्प्ट है, नोबडी इज लायबल टू पे टैक्स। क्लियर? तो पहले स्टेप बाय स्टेप में बात करता हूं बेटा। 7 लोग कौन है बात कर लेंगे, 2 मिनट छोड़ दीजिए उसको। फर्स्ट, जीएसटी लगेगा कि एग्जेम्प्ट है, पहले तो समझ लो सर। अगर जो फ्रेट पे कर रहा है वो 7 में से एक है तो जीएसटी लगेगा। अगर जो फ्रेट पे कर रहा है वो 7 में से कोई भी नहीं है तो जीएसटी ही एग्जेम्प्ट है। पहली बात तो यह खत्म।
ओके, अब जीएसटी लग रहा है, कब लग रहा है? जब फ्रेट पे करने वाला उन 7 में से कोई एक है तो जीएसटी लग रहा है। अब कौन टैक्स पे करेगा? सर, जो फ्रेट पे कर रहा है वो रेसिपिएंट है, वो ही टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पर जीटीए को एक ऑप्शन दिया कि वो चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का ऑप्शन ले सकता है, वो चाहे तो। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट तो रेसिपिएंट लायबल है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, वही टैक्स पे करेगा एट द रेट ऑफ 5%। पर मालिक अगर जीटीए चाहता है कि फॉरवर्ड चार्ज में खुद टैक्स पे करूं, तो वो चाहे तो अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए और सर रिवर्स चार्ज की जगह फॉरवर्ड चार्ज में वो खुद टैक्स पे कर दे, जीटीए खुद सप्लायर टैक्स पे कर दे बेटा। है ना मालिक? सर, सो इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी जीटीए चाहे तो अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए, डिपार्टमेंट को डिक्लेरेशन दे कि मैं फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन ले रहा हूं, और बिल पे भी डिक्लेरेशन ले ले कि मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया है और फॉरवर्ड चार्ज में मैं खुद टैक्स पे कर रहा हूं, इसलिए बिल पे मैंने टैक्स चार्ज किया है। अदरवाइज वो टैक्स चार्ज ही नहीं कर सकता बिल पे अगर रिवर्स चार्ज लगता है तो। क्लियर? अगर उसने फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करने का ऑप्शन लिया, उसने रजिस्ट्रेशन कराया, तो बिल पे डिक्लेरेशन देगा कि मैंने रजिस्ट्रेशन कराया है, मैंने फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन लिया, इसलिए मैं टैक्स कलेक्ट कर रहा हूं। अब जीटीए अगर टैक्स पे करता है तो जीटीए का ऑप्शन है कि वो चाहे तो 5% रेट ऑफ टैक्स का ऑप्शन ले या फिर 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन ले। तो भाड़ा मान लो 1 लाख रुपये, तो 1 लाख पे 5% 5,000 या 1 लाख पे 12% 12,000 रुपये जीएसटी पे करे। अब जीटीए ने अगर 5% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया तो जीटीए ने जो भी ट्रक परचेज करी, इनपुट सर्विस परचेज करी, कैपिटल गुड्स परचेज किया, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर जीटीए ने अगर 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया, कितना बेटा? 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया, तो ऐसे केस में जीटीए को सारे इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलेगा। क्लियर? तो वो उसकी चॉइस है बेटा। सबसे पहली बात, अगर जो फ्रेट पे कर, रिपीट कर रहा हूं पूरा बेटा, अगर जो फ्रेट पे कर रहा है वो 7 लोगों में से कोई और है तो जीएसटी एग्जम्प्ट, जो फ्रेट पे कर रहा है वो 7 लोगों में से कोई एक है तो जीएसटी लगेगा। अब बाय डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज लगेगा, रेसिपिएंट लायबल होगा और 5% इज द रेट ऑफ टैक्स। पर अगर जीटी चाहे तो अपना रजिस्ट्रेशन कराए, फॉरवर्ड चार्ज वाला टैक्स पे करने वाला ऑप्शन ले, ऑप्शन लिया है तो उसके बाद रेट ऑफ टैक्स 2 है, 5 या 12। 5% वाला लिया तो जीटीए को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, 12% वाला टैक्स का ऑप्शन लिया तो जीटीए को इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स सबका आईटीसी मिलता है बेटा। क्लियर? डन। ओके सरकार, ये जीटीए वाला कहानी खत्म। अब वो 7 लोग कौन है केवल वो देखने का बेटा। आइए बच्चों, अब बात आती है क्या, वो 7 लोग कौन कौन हैं जिनके केस में सर जिसके केस में टैक्स लगता है। ओके सर, जो फ्रेट पे कर रहा है वो इन 7 लोगों में से कोई एक है तो जीएसटी लगेगा और वो भी रिवर्स चार्ज लगेगा। वो 7 लोग कौन कौन है सर? फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सर एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट है या पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट इंक्लूडिंग एओपी, फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ओके सर, वापस बोलता बेटा मैं, जो फ्रेट पे कर रहा है, पहली बात तो अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो बात ही खत्म, बात ही खत्म मेरे भाई। भले वो कंपनी हो ना हो, को देखने का ही नहीं बेटा। पर अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, क्लियर, और वो फैक्ट्री है रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट इंक्लूडिंग एओपी है, या कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी है, तो ऐसे केस में जीएसटी लगेगा। अब वहां पर बाय डिफॉल्ट आरसीएम लगेगा और जीटी चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन ले सकता है, जो यहां लिखा है मैंने, और जो मैंने आपको पढ़ाया है वही मैंने टेबल फॉर्म में भी नीचे दे रखा है लास्ट में बेटा। देखो बताता हूं मैं आपको, मस्त मस्त एनालिसिस दे रखे सर, ये रहा। और हाँ, पूरे बुक में ध्यान रखना, पूरे जीएसटी में ध्यान रखना, जहां जहां पार्टनरशिप फॉर्म रेफर हुआ है वहां वहां एलएलपी भी रेफर होगा। पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूड्स एलएलपी आल्सो बेटा। सर ये रहा जीएसटी ऑन जीटीए सर्विसेज, अगर रेसिपिएंट उन 7 के अलावा कोई है तो जीएसटी क्या है? एग्जेम्प्ट। अगर रेसिपिएंट उन 7 स्पेसिफाइड लोगों में से कोई एक है तो जीएसटी लगेगा। नाउ जीएसटी लगेगा तो जीटी के पास चॉइस है, चॉइस क्या है? वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले और फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन ले। अगर ऐसा ऑप्शन लिया है
तो फॉरवर्ड चार्ज में जीटीए खुद टैक्स पे करेगा और एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स विल बी 5% विदाउट एनी आईटीसी, 12% विद ऑल आईटीसी। क्लियर? अदरवाइज रेट ऑफ टैक्स, अदरवाइज रेसिपिएंट पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड रेट ऑफ टैक्स विल बी 5%। अगर जीटीए ने फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन नहीं लिया तो बाय डिफॉल्ट क्या है, आरसीएम रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा 5%। क्लियर? बड़ा सुंदर चार्ट बना रखा है बेटा आपके लिए, आया ना? रेसिपिएंट किसको कहेंगे? हु पेज और इज लायबल टू पे द फ्रेट। जो फ्रेट पे कर रहा है या फ्रेट पे करने के लायबल है वही पे करेगा, क्या वही कहलाएगा क्या, रेसिपिएंट बेटा। के मालिक चलो आ जाओ दोस्तों, आओ बच्चों। सर सेकंड, सर इसको रखिए पेंडिंग। मैं जब एग्जामिनेशन में आपको एडवोकेट वाला पॉइंट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। इसको रखिए पेंडिंग। ओके, पॉइंट नंबर 3 को रखिए पेंडिंग बेटा आप लोग। आइए सर, क्योंकि इनका लिंकिंग आएगा एग्जामिनेशन से, वहां पढ़ोगे तो मजा आपको आएगा वहां लिंक करके पढ़ाऊंगा मैं आपको। सर नेक्स्ट है क्या, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, टाटा आईपीएल। क्लियर? सर इसके केस में हुज स्पॉन्सर, टाटा, तो टाटा इज सर्विस रेसिपिएंट। वो सर्विस रेसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज लगेगा और बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म ही टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर? डन है ना भाई? अगर जो पर्सन पैसे दे रहा है, स्पॉन्सर पैसे देता ना बेटा, टाटा अगर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म में तो रिवर्स चार्ज लगेगा बच्चों। आइए पॉइंट नंबर 5 को रखिए पेंडिंग। पॉइंट नंबर 5 ए को रखिए पेंडिंग बेटा। कारण क्या है, जब मैं आपको अगेन मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट पढ़ाऊंगा तब मैं आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, अभी मजा नहीं आएगा इतना। ओके, अभी समझ लो, अभी मैं याद करके नहीं आया घर से सर ओके मालिक, ओके ओके सर, सही वक्त आएगा तब बात करेंगे, अभी आपको घर पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं इनको। भाई डबल ए, घर किराए पे लिया है, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग किसने लिया है, रजिस्टर्ड पर्सन ने लिया है। अपने बिजनेस का खर्चा क्लेम किया है उसने। जिसने घर किराए पे लिया है उसने अपने बिजनेस का एक्सपेंस क्लेम किया है और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। भले ही घर किसी का भी हो, जो घर दे रहा है किराए पे वो भले जीएसटी में रजिस्टर्ड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भले कंपनी हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, वी डोंट केयर। अगर रेसिपिएंट जिसने घर किराए पे लिया है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर? अगर उसने अपने बिजनेस में खर्चा क्लेम किया है तो। एक नया पॉइंट एड हुआ, पॉइंट नंबर 5 ए बी, कि घर के अलावा एनी अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे ऑफिस हो गया, गोडाउन हो गया, एनी अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे ली है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, रजिस्टर्ड पर्सन ने तो रिवर्स चार्ज लगेगा। घर के केस में कोई भी पर्सन हो, रेसिपिएंट मस्ट बी रजिस्टर्ड। दुकान के केस में, गोडाउन के केस में, कमर्शियल प्लेस के केस में, अदर देन घर के केस में, सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो ही रिवर्स चार्ज बेटा। सप्लायर अगर रजिस्टर्ड होता तो फॉरवर्ड चार्ज में वही टैक्स पे कर देता। के ध्यान रखिएगा, मिक्स मत करना बातों को बेटा, इनका रिवीजन करते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। देखो हम तो आपको पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, पर रिवीजन में केयरफुल आपको होना पड़ेगा, स्पेशली रिवर्स चार्ज में। रिवर्स चार्ज में क्या तकलीफ आती है बेटा, कहीं पे रजिस्टर्ड पर्सन लिखा, कहीं पे बॉडी कॉर्पोरेट लिखा, कहीं पे पार्टनरशिप हम लिखा, तो कहां पे क्या लिखा है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डोंट मेक एक्सक्यूज टू योर सेल्फ कि सर ये तो याद नहीं हो रहा है, याद करना पड़ेगा। सर ये तो याद नहीं होता, 2 बार याद करना पड़ेगा, 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, पर याद करना पड़ेगा। यू हैव नो अदर चॉइस, क्योंकि गवर्नमेंट ने हर इंडस्ट्री को स्टडी करके देखा है कि कौन सी इंडस्ट्री में रेसिपिएंट एबल है टैक्स पे करने के लिए। उस अकॉर्डिंग, उस इंडस्ट्री के नेचर को देखते हुए गवर्नमेंट ने कहीं पे बॉडी कॉर्पोरेट लिखा है, कहीं पार्टनरशिप फर्म लिखा है, कहीं जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन लिखा है। आया ना भाई? यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल रिवाइजिंग ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स, नहीं तो बाद में मिक्स होंगे बेटा। ओके, यू मस्ट बी वेरी मच केयरफुल, 2 बार पढ़ना ही पड़ेगा बेटा इसको आपको। ओके बेटा, हम समझा सकते हैं पर याद आपको करना पड़ेगा। सरकार, घर के अलावा कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर हमने रेंट पे ली है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से ली है और अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो रिवर्स चार्ज लगेगा। ओके, रिवर्स चार्ज तभी लगेगा जब आप रजिस्टर्ड हो बेटा। घर के केस में सप्लायर रजिस्टर्ड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अदर देन घर के केस में सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो ही रिवर्स चार्ज लगेगा। सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज में वो खुद टैक्स पे करेगा। फिर सर टीडीआर, बिल्डर को सर सोसाइटी ने पता ना रीडेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया,
आपने सोसाइटी ने क्या किया, डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किए बिल्डर को बेटा। एग्जिस्टिंग लैंड ओनर ने क्या किया, डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किए। तो ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट या फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स दिया आपने फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट बाय प्रोमोटर। तो ऐसे केस में प्रोमोटर विल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, सेम वे अगर आपने सर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट नहीं किया, फ्लोर स्पेस इंडेक्स नहीं दिया, पर 30 इयर्स और मोर देन 30 इयर्स के लिए लॉन्ग टर्म लीज पे लैंड दिया है, क्लियर सर, तो उसके लिए जो आपने अपफ्रंट अमाउंट चार्ज किया है, जिसको भले प्राइम प्रीमियम बोल दो, सलामी बोल दो, कॉस्ट प्राइस डेवलपमेंट चार्ज बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, अलग अलग एरिया में अलग अलग लोकल एरिया में अलग अलग नाम से बोलते बेटा। 30 इयर्स और मोर देन 30 इयर्स के लिए लॉन्ग टर्म लीज पे आपने लैंड दिया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, क्लियर सर। तो जो अपफ्रंट अमाउंट ले रहे हो एंड और पीरियोडिक रेंट आप जो ले रहे हो उस पे जीएसटी लगेगा, पर बिल्डर जो प्रमोटर है वो टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जैसे आपकी लैंड है, सोसाइटी की लैंड है, उसने लीज पे दे दिया 30 साल या उससे ज्यादा के लिए, किसको, बिल्डर को। तो जो भी लीज अमाउंट वो पे कर रहा है, भले अपफ्रंट पे करे या पीरियोडिकल रेंट पे करे, उस पे प्रमोटर को बिल्डर को टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर है मालिक, डन। यहां देखिए ऑल्सो रेफर एनालिसिस गिवन एट द एंड ऑफ दिस टेबल। देख लेते सर एनालिसिस क्या लिखा है, ये रहा सर, सप्लाई ऑफ टीडीआर एफएसआई लॉन्ग टर्म लीज, उसके लिए जो प्रीमियम आप पे करते हो ऑफ द लैंड बाय लैंड ओनर टू डेवलपर आर एग्जेम्प्ट if constructed flats are sold before issuance of completion certificate and GST is paid on such flat। suppose जिस एरिया का डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किया उसमें जितने भी फ्लैट बनने थे वो सब बन गए हैं और सारे फ्लैट बुक हो गए बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर। मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन ही सारे फ्लैट बुक हो गए, क्लियर। तो सर टीडीआर पे जीएसटी एग्जाम कर दिया, बिल्डर को कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, पर फ्लैट बुक नहीं हुए तो जितने फ्लैट बुक नहीं हुए उतने प्रोपोर्शनेट वैल्यू पे ही जीएसटी पे करना पड़ेगा, टीडीआर की वैल्यू पे अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। क्योंकि फ्लैट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन बुक हो गए तो फ्लैट पे जीएसटी पे हो जाएगा, तो टीडीआर पे टैक्स पे नहीं करना। फ्लैट बुक नहीं हुए तो फ्लैट पे जीएसटी नहीं लगेगा, तो टीडीआर की वैल्यू पे जीएसटी पे करना पड़ेगा, ये फंडा है। फिर ये रहा, further GST shall be payable on the proportionate value of TDR, FSI or long term lease allocated on flats remaining unsold। अभी मैंने बताया ना बेटा, जैसे 70 फ्लैट बुक हो गए, 30 बुक नहीं हुए, तो 30 फ्लैट का जो प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकलेगा, सिंस देखो 70 फ्लैट पे जीएसटी लगेगा, 70 फ्लैट पे जीएसटी लगेगा, क्लियर। तो 70 फ्लैट के प्रोपोर्शनेट टीडीआर की वैल्यू पे जीएसटी एग्जेम्प्ट, 30 फ्लैट पे जीएसटी नहीं लगेगा, तो 30 फ्लैट के प्रोपोर्शनेट टीडीआर लॉन्ग टर्म लीज की वैल्यू पे जीएसटी लग जाएगा, दैट्स इट। बिल्डर को टैक्स पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में बेटा, क्लियर। अब 30 फ्लैट जो बुक नहीं हुए उसकी टीडीआर की वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, लॉन्ग टर्म लीज की वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, पर रेट ऑफ टैक्स विल बी 1% इन केस ऑफ अफोर्डेबल हाउस एंड अदर देन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के केस में 5% विल बी द रेट ऑफ टैक्स। और इस पे 5% और 1% जो टैक्स पे करना है वो बिल्डर पे टैक्स पे करना है, बिल्डर को टैक्स पे करना है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, दैट्स इट। ओके, आई रिपीट, 100 फ्लैट की सर एरिया थी, 70 फ्लैट बुक हो गए, 30 फ्लैट बुक नहीं हुए, तो 70 फ्लैट्स पे जीएसटी लगेगा, इसलिए उसके टीडीआर की वैल्यू पे जीएसटी नहीं लगेगा। 30 फ्लैट बुक नहीं हुए, 30 फ्लैट पे जीएसटी नहीं लगेगा, तो उसके प्रोपोर्शनेट टीडीआर की वैल्यू पे जीएसटी लगेगा एट द रेट ऑफ 5% नॉर्मल फ्लैट के केस में, 1% इन केस ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, और बिल्डर टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, खत्म। ओके, चलिए सरकार, आगे कहा सर, याद है पढ़ा दिया मैंने पॉइंट आपको, ये सर कुछ पॉइंट तो मैं ऑलरेडी बता चुका आपको। जैसे आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, किसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट के आप डायरेक्टर हो, इन दी कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर जो पैसा मिल रहा है उस पर जीएसटी लगेगा, और वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट टैक्स पे करेगा जिसके आप डायरेक्टर हो बेटा, पर इन दी कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर जो पैसा मिल रहा है ना उसी पे टैक्स लगेगा। इसका भी मैंने एक एनालिसिस दे रखा है सर। अब मान लो आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो बेटा, समझने की कोशिश करना बेटा। अब डायरेक्टर ने कोई ऑफिस रेंट पे दिया है कंपनी को सर, तो क्या वो जो रेंट कंपनी पे कर रही डायरेक्टर को, क्या वो इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर पे कर रही है? आंसर इज नो, दैट इज रेंट। तो कोई भी काम जो डायरेक्टर कर रहा है इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, इन द कैपेसिटी ऑफ
डायरेक्टर उसको जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है उस पर रिवर्स चार्ज लगेगा और उस पर कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट की कैपेसिटी में है तो जीएसटी लगता ही नहीं है, शेड्यूल 1 में कवर है, शेड्यूल 3 में कवर है बेटा। एंड कोई और सर्विस डायरेक्टर ने दी है कंपनी को अदर देन इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, जैसे रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू द कंपनी, तो टैक्स लगेगा। और यहाँ पे नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। हम मानेंगे वो कोई पर्सन है जिसे हमने रेंट पे लिया प्रॉपर्टी, यार दैट्स इट, क्लियर। तो एनी अदर सर्विस जो उसने अपनी पर्सनल या प्राइवेट कैपेसिटी में दी है बेटा, उस पर कोई रिवर्स चार्ज नहीं है, वो तो डायरेक्टर की कैपेसिटी में जो सर्विस है उस पर रिवर्स चार्ज है बेटा। अदर सर्विसेज पे नॉर्मल टैक्स लगेगा। अच्छा, उसने एम्प्लॉई की तरह सर्विस दी है इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉई, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स के हिसाब से, उस पर तो जीएसटी लगता ही नहीं बेटा। अदर सर्विसेज पे नॉर्मल टैक्स लगेगा, रिवर्स चार्ज नहीं है। डायरेक्टर की कैपेसिटी में जो सर्विस दी उस पर टैक्स लगेगा, वो भी रिवर्स चार्ज लगेगा। क्लियर, डन। आया ना मालिक? आओ बच्चों, अब आप कौन हो बेटा? इंश्योरेंस एजेंट हो बेटा। अरे कौन हो मालिक? इफ यू आर एन इंश्योरेंस एजेंट, तो इंश्योरेंस एजेंट को इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरर है वो कमीशन देता है, वहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वो इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस पर्सन जो बिजनेस कर रहा है इंश्योरेंस का, वही टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फिर वसूली भाई, रिकवरी एजेंट, बैंक के पैसे अगर आप नहीं दे रहे हो, लोन बैंक से आपने लोन लिया, लोन का रीपेमेंट नहीं कर रहे हो, बैंक क्या करता है? वसूली भाई अपॉइंट करता है। वसूली भाई जितना वसूली करता है उसका एक परसेंटेज कमीशन मिलता है बैंक को, उसका एक परसेंटेज कमीशन मिलता है बैंक को। तो सर ऐसे केस में सर उसका एक परसेंटेज कमीशन मिलता है रिकवरी एजेंट को, बैंक देता है बेटा। हाँ है ना मालिक? अब रिकवरी एजेंट वसूली भाई लोगों से वसूल कर रहा है और जितना वसूल किया उसका एक परसेंटेज या कोई फीस उसको कमीशन की तरह मिल रही है। तो एक तरह से वसूली भाई इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंक ऑफ रिकवरी, रिकवरी की सर्विस दे रहा है बेटा बैंक को, क्लियर, इसलिए उसको फीस मिल रही है। अब सर वसूली भाई लोगों से वसूल कर रहा है, क्या डिपार्टमेंट से वसूल कर पाएगा जीएसटी? 2 ऑफिसर गए बेटा वसूल करने के लिए, वापस आए ही नहीं कभी इसलिए वह रिवर्स चार्ज लगा दिया और बोल दिया क्या, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी जो रिकवरी एजेंट को कमीशन दे रही है, फीस दे रही है, उसको बोल दिया भाई साहब आप ही टैक्स पे कर देना अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, हम वसूली भाई से टैक्स लेने नहीं जाएंगे, आप उसको केवल कमीशन का अमाउंट देना, उसकी जो फीस है वो देना, जो जीएसटी बनता है डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे कर देना। ओके, फिर कॉपीराइट, ध्यान देना बेटा, बुक्स है कॉपीराइट। चलो पहले बुक्स की बात करता बेटा, वो पॉइंट नंबर 9 है, तो बुक्स को छोड़ दो, बाकी सारे कॉपीराइट के केस में यहाँ देखो बेटा। ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट रिलेटिंग टू ओरिजिनल ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क बेटा। म्यूजिकल, ड्रामेटिक और आर्टिस्टिक वर्क, जैसे AR रहमान ने कोई म्यूजिक कंपोज की, अरिजीत सिंह ने कोई म्यूजिक कंपोज की, या आर्टिस्टिक वर्क जैसे आपने कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करी और आपके जो फोटोग्राफ्स है वो आर्टिस्टिक वर्क है बेटा, इन सब का आपने कॉपीराइट करा दिया। तो ऐसे केस में सर म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और द लाइक आपको जो रॉयल्टी दे रहा है, आपने उस कॉपी करने का राइट उनको दिया। जैसे टी सीरीज को अरिजीत सिंह ने म्यूजिकल राइट्स दिए बेटा, ट्रांसफर किए कोई म्यूजिक के राइट्स, तो ऐसे केस में जो भी टी सीरीज रॉयल्टी पे करेगी अरिजीत सिंह को, उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और टी सीरीज ही लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए। अरिजीत सिंह को बोल दिया तू गाना गा भाई, मत कर, टैक्स ये लोग पे कर देंगे, है ना मालिक? चलिए, पर बुक्स के केस में, ओरिजिनल लिटरेरी वर्क्स, बुक्स के केस में, जैसे मैं ऑथर हूं, पब्लिशर को मैंने बुक का कॉपी करने का राइट दिया, मेरे को वो रॉयल्टी पे करेंगे जितनी बुक प्रिंट करेंगे उस अकॉर्डिंग बेटा, तो ऐसे केस में रॉयल्टी पे जीएसटी लगेगा और वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। ऑथर को बोल दिया तू बुक लिखने में ध्यान लगा, पब्लिशर टैक्स पे कर देगा तेरे बिहाफ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, वो सर्विस रेसिपिएंट है, ऑथर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज और उसको रॉयल्टी मिल रहा है, तो वो प्योरली रॉयल्टी उसको मिलेगा, जीएसटी पब्लिशर डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करेगा। पर ऑथर चाहता है कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करूं, तो ऑथर अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेता है और उसके जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर को डिक्लेरेशन दे देता है कि मैं अपनी ऑथर वाली सर्विसेज पे जो मेरे को रॉयल्टी मिल रहा है उस पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करूंगा, और तो ऐसे केस में सर फॉरवर्ड चार्ज में वो टैक्स पे करेगा, टैक्स इनवॉइस पर टैक्स चार्ज करेगा और बिल पे डिक्लेरेशन लेगा। पर उसने अगर ये ऑप्शन लिया तो वो 1 साल तक इस ऑप्शन को विड्रॉ नहीं कर सकता है और बिल पे उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैंने फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन लिया है इसलिए बिल पे टैक्स लगा रहा हूं, तो वहां पे फॉरवर्ड चार्ज में वो टैक्स पे करेगा, पब्लिशर टैक्स पे नहीं करेगा। पर बाय डिफॉल्ट
बाय डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल है ना, पब्लिशर लायबल है, पर ऑथर की चॉइस है कि वो चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन ले सकता है, पर अरिजीत सिंह के केस में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ओरिजिनल म्यूजिकल, आर्टिस्टिक और ड्रामेटिक वर्क में बाय डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज ही और बाय डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज ही है, और कोई ऑप्शन नहीं है। के आइए सर, आरबीआई क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बड़े बड़े लोन अकाउंट होते हैं बेटा, उनको ओवरसी करने के लिए कि कहीं वो लोन अकाउंट होल्डर भाग नहीं जाए इंडिया देश छोड़ के बेटा, उनको ओवरसी करने के लिए उन्होंने एक कमिटी बनाई हुई है, ओवरसीइंग कमिटी ऑफ आरबीआई बोलते हैं। तो जो उसके मेंबर्स है उसको फीस देता है आरबीआई। अब मेंबर होते बड़े लोग, है ना भाई, पहले इस कमेटी में 3 लोग थे, 2 लोग थे, तो विजय माल्या भाग गया बेटा। उसके बाद इस कमेटी में मेंबर बढ़ा के 7 लोग कर दिए, ताकि बड़े बड़े लोन अकाउंट ये ओवरसी कर पाए, कोई भाग नहीं जाए देश छोड़ के। क्लियर? उसके बाद 3 लोग और भाग गए बेटा। क्लियर? पर वो लोग अपना काम कर रहे हैं। तो मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी ऑफ आरबीआई जो होते हैं उनको फीस पे करता है आरबीआई। तो ये बड़े लोग होते हैं बेटा, इनकी फीस पर आरबीआई खुद टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके मालिक? फिर क्या? डीएसए, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स। ये क्या होता है साहब? क्या होता है? बैंक आप जिससे मान लो कोई लोन लेने जा रहे हो बेटा, तो क्या होते हैं, बैंक के कुछ एजेंट्स होते हैं मार्केट में, जो क्लाइंट की फाइल पूरी देखेंगे, सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट लगाएंगे, और फिर वो बैंक के पास जाते हैं लोन अप्लाई करने के लिए। क्लियर? तो इससे क्या हो रहा है, बैंक को भी बिजनेस मिल रहा है थ्रू डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स। तो बैंक उन डीएसएस को एक कमीशन देती है बेटा, कि आपने हमारे बैंक को बिजनेस दिलवाया। बैंक का मेन बिजनेस क्या? लोन देना, जिससे तो उनकी इंटरेस्ट की इनकम होती है बेटा। तो मालिक, अगर आप किसी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट डीएसए के थ्रू बैंक में लोन अप्लाई किया है, लोन सैंक्शन हो गया, लोन मिल गया आपको, तो डीएसए को एक कमीशन मिलता है, उस कमीशन पे जीएसटी लगता है। पर अगर वो डीएसए इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हुआ, तो उसका भरोसा नहीं कि वो टैक्स पे करेगा कि नहीं करेगा गवर्नमेंट को। वो ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस सेक्टर नहीं है, इसलिए वहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। वो बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी को बोल दिया कि तुम ही टैक्स पे करना अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पर वो डीएसए ऑर्गेनाइज वे में काम कर रहा है, वो खुद एक कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप में या एलएलपी है, तो इसके केस में वो खुद टैक्स पे करेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। पर अगर इंडिविजुअल डीएसए हुआ तो यहां पे आरसीएम लगेगा। क्लियर? सर वो खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप में या एलएलपी है, तो ऐसे केस में फॉरवर्ड चार्ज में वो टैक्स पे कर देगा, पर अगर वो इंडिविजुअल डीएसए है तो रिवर्स चार्ज लगेगा। ओके, अब ये सब बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चों। आइए बच्चों, बिजनेस फैसिलिटेटर, बैंक क्या करता है, बिजनेस फैसिलिटेटर अपॉइंट कर देता है, सो दैट बैंक का बिजनेस बढ़े। उसके जो उनकी फीस होती है उस पर जीएसटी लगता है। बिजनेस फैसिलिटेटर जो फीस चार्ज करेंगे उस पर जीएसटी बैंक पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पर बैंक जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अपॉइंट करता है, वहां तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगता है, और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ही टैक्स पे करता है टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। जो भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग कंपनी को फीस चार्ज करेगा उस पर टैक्स वो खुद पे करेगा। पर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने अपने अंडर एजेंट अपॉइंट कर दिए, सर्विसेज ऑफ अ एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने अपने अंडर एजेंट्स अपॉइंट कर दिए। वो एजेंट्स बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से जो कमीशन चार्ज कर रहे हैं, उसमें एजेंट्स आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। पर वो एजेंट होते बहुत छोटे लोग बेटा, जहां पे सर उनसे टैक्स रिकवरी करना इज वेरी डिफिकल्ट। इसलिए एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, उन एजेंट को जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कमीशन दे रहा है, उस कमीशन पे खुद बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो फीस चार्ज कर रहा है बैंक को, उस पर भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करेगा। चलिए फिर आइए, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, गुड पॉइंट। सिक्योरिटी सर्विसेज, आप कई बार शॉपिंग मॉल वगैरह में गए होंगे बेटा। अच्छा हाँ, एक बार भावेश भाई, यस, ऑथर और जीटी के पास ऑप्शन है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाला, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आरसीएम ही है। ओके गुड, यस। और एक और पॉइंट आएगा आगे, सरकार रेंटिंग वाला, और बात करेंगे सर, एक और में ऑप्शन आता है बेटा। ओके ओके मालिक, सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह देखोगे आपने बेटा, बॉडी गार्ड्स वगैरह, उड़ उड़ दबंग दबंग, हाँ है ना भाई। तो मालिक, सिक्योरिटी सर्विसेज, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल,
जो सिक्योरिटी सर्विस दे रहा है वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। क्लियर? और जो सिक्योरिटी सर्विस ले रहा है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पर हाँ, सिक्योरिटी सर्विस देने वाला खुद पर्सन एक बॉडी कॉर्पोरेट है। खुद अगर बॉडी कॉर्पोरेट है मतलब एक कंपनी है बेटा, वो ऑर्गेनाइज्ड वे में बिजनेस कर रही है, सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं, तो ऐसे केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में लगेगा और वो खुद बॉडी कॉर्पोरेट टैक्स पे कर देगा। पर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो सर सिक्योरिटी सर्विस देने वाला पर्सन जो है सर वो टैक्स चोरी का चांस होता है बेटा वहां पे, इसलिए रेसिपिएंट को बोल दिया कि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आप टैक्स पे करोगे अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हाँ सर ध्यान देना बेटा, पर सर्विस रेसिपिएंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज है। पर सर्विस रेसिपिएंट कौन है? एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी का कोई डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट है या लोकल अथॉरिटी है या गवर्नमेंटल एजेंसी है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस अंडर जीएसटी। जीएसटी में जो टीडीएस एप्लीकेबल होता है केवल उसके लिए वो रजिस्टर्ड है, किसी और पर्पस के लिए वो रजिस्टर्ड नहीं है। वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एजेंसी, तो ऐसे केस में कोई रिवर्स चार्ज नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। सेकेंड, रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है पर वो खुद कंपोजिशन स्कीम वाला है बेटा, तो कंपोजिशन टैक्स पर वो वैसे ही छोटा बिजनेसमैन है यार, तभी तो कंपोजिशन स्कीम मिली उसको बेटा। तो भले वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, वहां फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा हमेशा और सिक्योरिटी सर्विस देने वाला ही टैक्स पे करेगा। क्लियर? डन। मैं वापस से रिपीट करता बेटा, सिक्योरिटी सर्विस देने वाला पहला पॉइंट अगर खुद बॉडी कॉर्पोरेट है आगे देखना ही मत, हमेशा फॉरवर्ड चार्ज है बेटा। सेकेंड, सिक्योरिटी सर्विस लेने वाला अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो हमेशा ही फॉरवर्ड चार्ज है, बात खत्म। ठीक है? थर्ड पॉइंट, सिक्योरिटी सर्विस देने वाला अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज लगेगा। पर दो एक्सेप्शन है, अगर रेसिपिएंट वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसी है, लोकल अथॉरिटी है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस है, तो ऐसे केस में कोई जीएसटी सर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। और सर्विस रेसिपिएंट अगर कंपोजिशन स्कीम वाला है तो भी हमेशा ही क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा, बात खत्म। क्लियर? डन। आइए बच्चों, अब आ रहा है क्या? रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल, जो पेट्रोल वगैरह होता है, इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम द सर्विस रेसिपिएंट। है ना, कुल मिला के कार किराए पे ली बेटा, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल देने वाला कौन? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। और सर रेंट पे लेने वाला कौन? बॉडी कॉर्पोरेट। रेंट पे देने वाला खुद अगर एक कंपनी होता, बड़ी कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट है, ऑर्गेनाइज वे में काम कर रहा है, तो वहां रिवर्स चार्ज जरूरत नहीं, वो खुद फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर देगा। पर रेंट पे देने वाला पर्सन जो कार ड्राइवर है बेटा, एक तरह से खुद इंडिविजुअल कार ओनर है बेटा, उसे टैक्स ना हो पाएगा यार। जो सर्विस रेसिपिएंट वो अगर बॉडी कॉर्पोरेट तो उसको बोलते हैं तू टैक्स पे कर देना अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आई रिपीट, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पर कौन सी? डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स, ट्रक वगैरह नहीं, डिजाइन्ड टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। तो ऐसे केस में अगर सर्विस सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट, तो रिवर्स चार्ज लगेगा। अब सुन, यहां पे भी एक ऑप्शन है क्या कि यहां पे भी सर्विस सप्लायर चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाला ऑप्शन ले सकता है और वहां पे ऐसे केस में 12% रेट ऑफ टैक्स लगेगा, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी एंड 12% आईजीएसटी। अगर उसने 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। क्लियर? और अगर उसने 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन नहीं लिया तो ऐसे केस में रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा एट द रेट ऑफ 5%, जो जीटी में था बेटा। थोड़ा चेंज है पर हाँ मोर और लेस वैसा ही है। यहां पे सर्विस सप्लायर को 5% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन नहीं बेटा, आया ना भाई? क्लियर? तो यहां पे भी मैंने चार्ट बना रखा है, देखो सर ध्यान से, ये रहा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस वेयर जीएसटी इज पेबल एट द रेट ऑफ 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया तो बाय डिफॉल्ट फॉरवर्ड चार्ज ही है और जो सर्विस सप्लायर है वही टैक्स पे करेगा, देखना ही मत कि सर्विस रेसिपिएंट कौन है, बात खत्म। पर जीएसटी पेबल इज एट द रेट ऑफ 5%, तो डिपेंड करता है।
कि सर्विस सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट तो बात ही खत्म, खुद ऑर्गेनाइज कंपनी यार, खुद फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर देगा। पर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, इफ द सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अब जरूर चेक करना क्या रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है। इफ रेसिपिएंट इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट तो अगेन वापस क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो रिवर्स चार्ज लगता है, और ऐसे केस में रेसिपिएंट लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए एट द रेट ऑफ 5%। ओके मालिक, डन। वापस से रिपीट करता बेटा मैं, सप्लायर कौन, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो ये बात कर रहा बेटा मैं। सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट तो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट तो रिवर्स चार्ज लगेगा, और रेट ऑफ टैक्स विल बी 5%। 12% टैक्स पे वाला ऑप्शन लिया तो हमेशा ही क्या है, फॉरवर्ड चार्ज है, भले सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट हो या ना हो, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट हो ना हो, वी डोंट केयर, देखने के नहीं बेटा। ओके डन। अच्छा एक बात और, एक सर्कुलर हो रहा है इसके रिगार्डिंग बेटा कि मालिक आपने किसी बस में बैठ गए, उसमें बस में आपने अपनी सीट का टिकट लिया, तो क्या पूरी बस किराए पे ले ली क्या बेटा आपने, नहीं ना, दैट इज कॉल्ड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। आपने पूरी पूरी बस किराए पे ले ली, कार किराए पे ले ली, उसको बोलते हैं क्या, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के अंदर रिवर्स चार्ज नहीं लगता, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में रिवर्स चार्ज लगता। ये सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया। एक बात वापस बताता बेटा मैं, सर मान लो कोई कंपनी है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, उसने अपने एम्प्लॉय के मॉर्निंग में आने के लिए और जाने के लिए बस हायर पे ले ली बेटा, तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है, या रिवर्स चार्ज लगेगा। अगर सर्विस सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो रेट ऑफ टैक्स 5%, ठीक है सर। पर अगर कंपनी ने उस बस वाले को बोला हमको बस किराए पे नहीं चाहिए, हमारे 20 एम्प्लॉय है, ये 20 एम्प्लॉय का मॉर्निंग इवनिंग में आने जाने का टिकट कितना होता है बताओ, ये टिकट का अमाउंट हमने पे किया, तो सर इसका मतलब वो बस पूरी पूरी हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमारे रूट के हिसाब से, हमारे टाइमिंग के हिसाब से नहीं चलेगी, वो तो अपने बस वाला अपने टाइमिंग के हिसाब से, अपने रूट के हिसाब से चलाएगा बस को। आपने केवल टिकट ली है साहब, भले ही बॉडी कॉर्पोरेट ने टिकट पे किया है, पर सर यहाँ पे वो पैसेंजर सर्विस सप्लायर की सर्विस दे रहा है बेटा, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस, इसलिए वहां पर सर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा, और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस पे सर्विस सप्लायर ही टैक्स पे करेगा। क्लियर, डन। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। आइए मालिक, सर एक और लास्ट सर्विस है, लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज लैंडिंग सर्विस में जिसने सिक्योरिटी लैंड करी, लैंडर, वो है सर्विस सप्लायर, और जिसने सिक्योरिटीज बोरो करी है वो है सर्विस रेसिपिएंट। और ऐसे केस में सिक्योरिटीज बोरो करने वाला पर्सन लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जो भी लैंडिंग फीस, किराया, एक तरह से शेयर्स किराया भी दी है, जो भी लैंडिंग फी पे करेगी बोरोवर ने लेंडर को, उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। क्लियर मालिक, डन। ये आरसीएम की सारी सर्विसेज लिस्ट खत्म होती है। अब जो पेंडिंग है वो पेंडिंग है बेटा, और हाँ ध्यान रखना बेटा, सर इन सारे केस में कॉमन बात मैंने लिखी बेटा, द आरसीएम इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल द अबव सर्विसेज will be applicable only if recipient is located in the taxable territory। मतलब रेसिपिएंट अगर आउट ऑफ इंडिया का है तो रिवर्स चार्ज कैसे लगाएंगे यार, वो आउट ऑफ इंडिया वाले पर्सन से कैसे टैक्स रिकवरी करेंगे। इसलिए अगर रेसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी में रहता है तो ही ये रिवर्स चार्ज के प्रोविजन लगेंगे, अगर रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया रहता है तो रिवर्स चार्ज नहीं, वहां फॉरवर्ड चार्ज ही हमेशा ही बेटा। ओके मालिक, चलिए ये कॉमन है सबके लिए बेटा बात। चलिए एनालिसिस सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए बच्चों। नाउ एक एडिशनल सर्विस ऐसी है जिसमें रिवर्स चार्ज लगता है अंडर आईजीएसटी एक्ट। आईजीएसटी एक्ट में जितनी भी हमने सीजीएसटी एक्ट की लिस्ट ऑफ सर्विसेज पढ़ी वो तो सब ही है, केवल एक सर्विस एक्स्ट्रा है अंडर आईजीएसटी एक्ट, क्योंकि वो इंटरसेट सप्लाई का आता है, इसलिए वो पढ़ लीजिए बेटा। अरे डॉन के केस में कौन लायबल है, कौन लायबल है वो यही लिखा है बेटा, एनी सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन हु इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। सर्विस सप्लायर का नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, सर्विस रेसिपिएंट का है लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। सर्विस सप्लायर कौन, लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज लगेगा। जो मैंने एग्जांपल पढ़ाया था डे वन, डॉन के केस में कौन लायबल है बेटा। पर हाँ अगर आप ऑनलाइन सर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज जैसे netflix.com
की सर्विस आप ले रहे हो, तो वहां फॉरवर्ड चार्ज लगता है, वहां सर्विस सप्लायर खुद टैक्स पे करता है, उसको बोलते हैं क्या, अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। तो सर अगर आप लोग नेटफ्लिक्स की सर्विस ले रहे हो और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं, तो आपको बोलते हैं क्या, सर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, कि आप टैक्सेबल नहीं हो, आप एंड कंज्यूमर हो बेटा, ठीक है। तो OIDR सर्विस आपके सिलेबस में बहुत डिटेल में नहीं आती, इसलिए उस पर डिटेल में मत बात करिए, बस ये ध्यान रखिए कि नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उन्होंने अगर पर्सनल यूज के लिए सर्विसेज इंपोर्ट करी है, तो ऐसे केस में फॉरवर्ड चार्ज लगता है। बाकी हमेशा डॉन के केस में कौन लायबल है, आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में सर्विसेज लिए तो हमेशा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और जिसने सर्विस इंपोर्ट करी वो टैक्स पे करेगा, अगर उसने अपने बिजनेस के लिए इंपोर्ट करी, तो पर्सनल यूज के लिए इंपोर्ट करी है, क्लियर, वैसे भी जीएसटी एग्जेम्प्ट होता है बेटा, एक्सेप्ट OIDR सर्विस बेटा, यहाँ पे नेटफ्लिक्स खुद टैक्स पे करता है आउट ऑफ इंडिया से बेटा, ओके डन सरकार। तो डॉन के केस में कौन लायबल है, आई होप यू गॉट द पॉइंट बेटा। चलिए सरकार, सर ये तो आपका सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 3 पूरा खत्म होता है। अब लिस्ट ऑफ गुड्स सीए में इंटर में एक्स्ट्रा आती है, वो हम अलग से पढ़ लेंगे बेटा, ओके। सीए इंटर के लिए लिस्ट ऑफ गुड्स सिलेबस में नहीं आती है। आइए सर एक पॉइंट है हमारा रिगार्डिंग गुड्स, आइए बच्चों वो भी हम पढ़ लेते हैं बच्चा। रिगार्डिंग सेक्शन 9.4 RCM वाला, आओ बच्चों 2 मिनट का पॉइंट है सर, ये पढ़ लेते हैं, देन 9.5 हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4 ऑफ द CGST एक्ट, सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 4 ऑफ द IGST एक्ट। कहते 9.4 9.5 में आपको पढ़ा चुका हूं बेटा, मैंने पढ़ाया था क्या, गवर्नमेंट के पास पावर है दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विस और बोथ, और नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ को सर अनरजिस्टर्ड पर्सन से, किससे, अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया किसने, नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन है जो ओनली बिल्डर है अभी बेटा। तो एक तरह से समझ लो नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ को अनरजिस्टर्ड पर्सन से प्रमोटर ने बिल्डर ने परचेज किया जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ये प्रमोटर बिल्डर जो रजिस्टर्ड जीएसटी में रेसिपिएंट वो लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सो इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4 से इज दैट बिल्डर को नोटिफाई किया और बिल्डर ने अनरजिस्टर्ड पर्सन से नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ परचेज किया, नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ परचेज किया, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अब वो नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ कौन है देख लेते बेटा। पहली बात तो रजिस्टर्ड पर्सन रेसिपिएंट इज प्रमोटर, प्रमोटर के अलावा कोई और परचेज करता है इन गुड्स को तो रिवर्स चार्ज नहीं है, ठीक है। प्रमोटर परचेज करेगा इन गुड्स को तो ही रिवर्स चार्ज है, और वो भी किससे परचेज करेगा, तो अनरजिस्टर्ड लोगों से परचेज करेगा। तो कौन कौन सी गुड्स, फर्स्ट सीमेंट, 1 रुपए का भी सीमेंट खरीदा किसने, बिल्डर ने, किससे, अनरजिस्टर्ड पर्सन से, रिवर्स चार्ज। 1 रुपए का भी कैपिटल गुड्स परचेज किया किसने, बिल्डर ने, किससे, अनरजिस्टर्ड पर्सन से, रिवर्स चार्ज। प्लस इन दोनों गुड्स में तो हमेशा ही रिवर्स चार्ज है अगर अनरजिस्टर्ड से परचेज किया तो। इन दोनों गुड्स के अलावा बाकी सारी इनपुट और इनपुट सर्विस जो भी उसने अपने प्रोजेक्ट के लिए परचेज करी उसका एटलीस्ट 80% रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज किया होना चाहिए। कितना, एटलीस्ट 80% शुड बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, है ना मालिक, कितना कितना कितना, एटलीस्ट 80% 80% शुड बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम दी रजिस्टर्ड पर्सन। कौन परचेज करना चाहिए, बिल्डर, क्लियर। 20% अगर उसने बाकी इनपुट और इनपुट सर्विस का 20% अगर उसने अनरजिस्टर्ड से परचेज किया चलेगा बेटा, पर एटलीस्ट 80% रजिस्टर्ड से परचेज किया होना चाहिए। पर मान लो किसी केस में उसने रजिस्टर्ड लोगों से परचेज किया वो था 75%, अदर इनपुट सर्विस की बात कर रहा हूं, कैपिटल गुड्स और सीमेंट के में तो 100% शुड बी परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड। 1 रुपए का भी अनरजिस्टर्ड परचेज किया तो रिवर्स चार्ज है ही है बेटा। बाकी इनपुट और बाकी इनपुट सर्विस में उसने सपोज टोटल इनपुट जो काम आया है, टोटल इनपुट सर्विस जो काम है उसका 75% रजिस्टर्ड से परचेज किया, जब परचेज कितना करना था रजिस्टर्ड से, एटलीस्ट 80%, तो शॉर्टफॉल कितना है 5%। ये 5% वाले पोर्शन ऑफ इनपुट्स, 5% शॉर्टफॉल ऑफ इनपुट सर्विस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और बिल्डर विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा। क्लियर, ये लिखा पॉइंट नंबर 3। ओके, इफ वैल्यू ऑफ इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज purchased from registered supplier is less than 80% of total input or input services, promoter has to pay GST on a reverse charge basis, and
on all such inward supplies to the extent it is short of 80% of the inward supplies from registered supplier. जितना ये short है, to the extent it is short of 80%, मतलब इस केस में 75% रजिस्टर्ड से परचेज किया तो शॉर्ट कितना बेटा 5% में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और प्रोमोटर विल बी लायबल टू पे जीएसटी. हर इंडिविजुअल इनपुट सर्विस का परचेज कहां से हुआ देखना पड़ेगा, और जो शॉर्ट है 80% से जितना शॉर्ट है उस पर रिवर्स चार्ज लगेगा. पर सीमेंट और कैपिटल गुड्स में तो हमेशा ही रिवर्स चार्ज लगेगा अगर अनरजिस्टर्ड परचेज किया तो. क्लियर, डन. इसी के साथ भारत माता की जय. इसी के साथ ये आरसीएम अंडर सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4 और सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 4 ऑफ आईजीएसटी भी खत्म होता है. अब इसी के साथ सर आरसीएम का पूरा टॉपिक खत्म होता है. अब एक सेक्शन नंबर 9(5) जो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का, जो मैं आपको बता चुका हूं ओला उबर वाला, वो पेंडिंग है बेटा. वो हम पढ़ते हैं अगले सेशन में. भारत माता की जय. यहां तक पढ़िए, मस्त होके पढ़िए, खुश होके पढ़िए, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. आई होप यू आर गेटिंग द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीएम. आई होप आपका सर पूरा जीएसटी का टॉपिक जो हमने पढ़ा अब तक सारा समझ में आया, मजा आया, माहौल बन रहा है आपके एंड पे, एवरीथिंग इज क्लियर एट योर एंड. भारत माता की जय. मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय.